कश्मीर में चुनावों में देरी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा सब कुछ सामान्य है तो चुनाव में क्यों हो रही है देरी। चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला के हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया पलटवार। कहा चुनाव का विरोध करने वालों के पास हंगामा करने का नहीं है नैतिक आधार। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। हिमाचल में कोविड वॉरियर्स के मुद्दे पर लगातार हमलावर है बीजेपी। मामले में सीएम सुक्खू ने कानूनी राय मांगने की कही है बात, तो बीजेपी इस मामले में लीपापोती का लगा रही है आरोप। कुपवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से हैं काफी उम्मीदें वाबस्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 13 अक्टूबर को करेंगे कठुआ का दौरा। सामाजिक कार्यों में आरएसएस की भूमिका बढ़ाने पर होगी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद 2 मुद्दों को शामिल किया है आज के महासंग्राम में। पहला मुद्दा यह कि विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी दल, तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी को घेरे में ले रही हैं और ना सिर्फ घेरे में ले रही बल्कि बड़ा आरोप लगा रही कि बीजेपी चुनाव कराने देना नहीं चाहती। तो दूसरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश का हमने शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश का मुद्दा यह कि कोविड वॉरियर्स को लेकर लगातार सुक्खू सरकार घेरे में है। तो पहले मुद्दे की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी हां, विधानसभा और स्थानीय चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में देरी को लेकर आज फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर सब कुछ सामान्य है, ठीक है, तो चुनाव में देरी क्यों हो रही है। जिसके बाद उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य विपक्षी नेताओं के पास हंगामा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग वही हैं जो पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने का विरोध करते रहे हैं और यहां तक कि अतीत में उनका बहिष्कार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का अंतिम अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाता है। ना सिर्फ आड़े हाथों लिया जाता है बल्कि आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने देना नहीं चाहती है। अब अगर पिछले दिनों की बात करें तो यूएलबी चुनाव को लेकर भी ये तमाम विपक्षी दल हमलावर नजर आ रही, क्योंकि यूएलबी चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो ताखिर से होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस पार्टी रखना चाहती है और इस मुद्दे पर भी हमलावर तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। They held a G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपने देखा वार पलटवार यानी प्रतिक्रिया और उस पर जवाबी प्रतिक्रिया। समीर भट्ट हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि लगातार सभी चुनावों के लिए बीजेपी तैयार है, ये कहती रही है बीजेपी, और वहीं विपक्षी दलों की तरफ से एक अकेला बयान अक्सर सामने आता रहा है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बिसात तो बिछ गई है, लेकिन बीजेपी के पर जो लगने वाले आरोप हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। विपक्षी दलों का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी चुनाव कराने देना नहीं चाहती है, उनको डर है शायद, लेकिन बीजेपी का पलटवार भी सामने आता है। क्या ये माने कि जब तक लोकसभा चुनाव होंगे नहीं तब तक इन तमाम आरोपों से बीजेपी का पीछा छूटने वाला नहीं है?
समीर। देखिए सना, आपने सही कहा, जो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेगा और ये जाहिर है जो लोकसभा के इलेक्शंस करीब आएंगे, ये जो वार और पलटवार का जो सिलसिला है उसमें और तेजी आएगी। वार ऑफ वर्ड्स जो अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान आपस के बीच में जो वार ऑफ वर्ड्स है वो आगे और बढ़ेंगे और इस सिलसिले की कड़ी में आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जम के बीजेपी पे निशाना साधा। उन्होंने श्रीनगर में ये कहा कि देखिए आपने G20 किया, आप कहते हैं कि हम यहाँ टूरिज्म ला रहे हैं, यहाँ पे हालात ठीक हैं, यहाँ सब कुछ सामान्य है, तो इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं। और ये बात उन्होंने आज ही नहीं कही, जब यहाँ पे 2 दिन पहले ट्यूसडे के दिन जम्मू में अपोजिशन पार्टीज की कई अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी। उसके बाद भी लगातार इन अपोजिशन पार्टीज में, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जो जम्मू की कुछ जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी और बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनके लीडर्स ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हालात ठीक है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ चंगा है, तो उस हालात में, उस सूरत हाल में आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं बीजेपी से कि आपने लोकसभा, आपने लद्दाख में इलेक्शन करवाए, करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जब वहां पे हुए हैं, और बाकी आप ये लद्दाख में आपने इलेक्शन करवाए, लेकिन आप यहाँ जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं करवा रहे जो अक्टूबर नवंबर में ड्यू थे, और लोकसभा के इलेक्शन तो करवा रहे हैं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन पिछले 9 साल से यहाँ नहीं हुए, 9.5 साल से। तो लगातार बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, और जो हमला है वो बहुत तेज हुआ है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। आपने देखा कि कई खासकर पिछले 10-12 दिनों के दौरान बीजेपी पे ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की लीडरशिप लगातार कर रही है। तो इसका जवाब बीजेपी लगातार दे रही है, बीजेपी काउंटर लॉन्चिंग कर रही है। और आज भी रविंद्र रैना से जब मैंने पूछा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने सेम वही बात कही जो बीजेपी का रुख है कि ये हमारे बस में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास आप जाइए। जब इलेक्शन कमीशन की बात सामने आती है समीर भट्ट, आप दिल्ली में एक सेकेंड, ये सवाल ये, जब इलेक्शन कमीशन की बात सामने आती है, बीजेपी ये कहती है कि जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराने का फैसला लेगा, मोहर लगाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी माहौल यानी हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर में, इसकी क्लियरेंस सरकार की तरफ से देनी होगी। इसी बात को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। क्या विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दा सिर्फ उठाया जाता है, क्या वो ऐसी कोशिश नहीं कर सकते हैं कि तमाम दल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहतजाज या फिर विरोध प्रदर्शन की तारीख मुकर्रर करते हैं कि वो 10 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या उनकी तरफ से ऐसी कोशिशें नहीं की जा सकती कि वो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के पास जाएं और अपना कंसर्न उनके सामने रखें? इस हवाले से सवाल किया कभी आपने विपक्षी दलों से? बिल्कुल बिल्कुल। जो अपोजिशन पार्टी सना अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक प्लान बना रही है। जो हमें सूत्रों से पता, जो जराये से पता चला है कि 10 तारीख को जो यहाँ जम्मू में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करनी जा रही है अपोजिशन पार्टीज असेंबली पोल्स के लिए और बाकी बल्दियाती इलेक्शंस के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी वो बात करेंगे, वहां का फिर दरवाजा खटखटाएंगे। जिस तरह मार्च में आपको याद ही होगा 14 मार्च को ये लोग सभी पार्टी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे इंडिया की, तकरीबन 13 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिले थे, मेमोरेंडम भी दिया था, एश्योरेंस भी मिली थी। तो एक बार फिर रिपीट हो सकता है ये जो सारी प्रक्रिया है। हो सकता है 10 तारीख को जो यहाँ पे जम्मू में एहतजाज होगा, जम्मू में एहतजाज के बाद ये फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। और जो हमें, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो यहाँ जम्मू में भी होगी। तो जम्मू में ही बीजेपी को घेरने की एक कोशिश, बीजेपी को घेरने की कोशिश इन अपोजिशन पार्टीज की तरफ से हो रही है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो 3 पार्टीज हैं, GPAP है, अपनी पार्टी है और सज्जाद की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो लोग इसका पार्ट नहीं है, लेकिन उनके लोग भी यही कहते हैं कि हम भी चाहते हैं इलेक्शंस हो, इलेक्शन के लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अगर ये लोग अपोजिशन की पार्टीज हमें सपोर्ट हमारा लेना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला ने भी परसों कहा कि ये लोग BAB
सी टीम है बीजेपी की, तो हम इनके साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टीज में ओवरऑल इस चीज पे कंसेंसस है, इस चीज पे एक सहमति है, उस चीज में एक आपसी कंसेंसस है कि यहाँ पे इलेक्शंस जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बहाली होनी चाहिए, और जो ड्यू इलेक्शंस थे, बलदियाती इलेक्शंस और पंचायत पोल्स, उनको डिले करना ये इनजस्टिस है, लोगों के साथ बिल्कुल। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो सस्पेंड है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वो सड़कों का सहारा लेंगे, यानी सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये उठता है, आपने कहा कि विपक्षी दलों की तरफ से जराए के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि वो इलेक्शन कमीशन से मीटअप होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मुलाकात करने की कोशिश हो रही है। अगर ये तमाम विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं और चुनाव को लेकर वो बात रखते हैं और जवाब में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया जा सकता है कि उनकी तो तमाम प्रक्रिया अगर पूरी है, वो चुनाव के लिए तैयार है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और नुकसानदेह और हमलावर होने की इन विपक्षी दलों की तरफ से कहीं ना कहीं एक और मौका मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह दिया जाए कि हमारी तैयारियां तो पूरी प्रोसेस में हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है फिर तो इन्हें और मौका मिल जाएगा विपक्षी दलों को कि ये चुनाव नहीं कराने देना चाहती। ये बात सच है क्या? ऐसा हो सकता है समीर? देखिए सना, अगर आपको याद होगा, जिस तरह मैंने कहा, दिल्ली में जब ये पिछली बार मार्च में मिले थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कहा था कि हमारी तरफ से पूरा हम तैयार हैं, हम किसी भी वक्त हमने एश्योरेंस दिया, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए अब जो है, अब लोकसभा पे सबकी जो नजरें हैं वो है, इलेक्शन बहुत नजदीक हैं, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ये बता सकता है कि हम चार स्टेट्स में हमारे इलेक्शन हैं, उसमें हमारा सारा कंसंट्रेशन है, तो हम सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट इतना नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके में, क्योंकि हमें फिर लोकसभा के इलेक्शंस भी करने हैं उसमें, क्योंकि लोकसभा का जो कैंपेन मोड है वो दिसंबर से ही शुरू होगा और मार्च तक चलता रहेगा, जिसमें वीआईपी की ट्रैवलिंग है, सभी वीआईपी इधर से उधर, एक स्टेट से दूसरी जगह, तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जल्द से जुलूस होते हैं, कैंपेनिंग होती है। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं, इस बार अब तो बहुत कम टाइम रहा लोकसभा इलेक्शन में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद हम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा ये तो तब होगा जब ये अपोजिशन पार्टीज मिलेंगी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज के लोग कहते हैं कि हम मिलने की कोशिश करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन गहमा गहमी बड़ी है। एक हमला और हमला जो आपसी जो एक टारगेट करने का जो सिलसिला है, पलटवार और पलटवार का जो सिलसिला है, जम्मू कश्मीर की राजनीति ने कई दिनों से लगातार तेजी पकड़ी है, और मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसमें और तेजी आएगी जब जितना लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आएंगे, क्योंकि एक बिसात बिछ रही है, एक जमीन तलाशने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी की जा रही है, जिसमें बीजेपी को उसी के गढ़ जम्मू में उसको घेरने की एक अपोजिशन की जो हिकमत अमली है, कोशिश है, जिससे उनको लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान यहां जम्मू में हो। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो यहां जम्मू और उधमपुर की जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कम से कम वहां पे एक सीट अपोजिशन पार्टीज के खाते में आए, क्योंकि पिछले दोनों बार यहां जम्मू में भी और उधमपुर में भी अपोजिशन पार्टीज को यहां नुकसान उठाना पड़ा, शिकस्त उठानी पड़ी। तो यहाँ पे बीजेपी को उसी के गढ़ में घेरने के लिए लगातार जम्मू के हवाले से ये अब पहला मौका नहीं है। G20 वाला वाकया हमें याद है कि G20 के मामले में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था कि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये पहला मौका नहीं कि जम्मू पे इन तमाम विपक्षी दलों की एक तरह से कोशिशें जो है, झुकाव जो है ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच सियासी दलों की धरपकड़ या फिर दौड़ को एक साइड अगर हम रखते हैं, अगर आवाम की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं समीर, तो जनता इसे कैसे देख रही है कि जो चुनावी सियासी पार्टियां हैं वो अपना जो मौकफ है या अपना स्टैंड जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रही हैं, इसे आवाम कैसे देख रही है? अगर हम लोगों की बात करें तो ये अपने आप में सही है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, वो चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली हो, यहाँ पे लोग बलदियाती इलेक्शंस हो। देखिए बलदियाती इलेक्शंस का जो है 28 अक्टूबर को ये इनका खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे एम्पावरमेंट है, इनको जो कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसलर्स है, मेयर हैं, उनका जो टेन्योर है खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब है उसके बाद यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन जो एक लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन है, वो भी डिफंक्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई नहीं। इसी तरह पंचायत जो पंच है,
सरपंच है, उनके पावर्स भी अगले महीने खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप बताइए कि फिर क्या रहा है, यहाँ पे किसके पास लोग जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि हमें असेंबली इलेक्शन करवाइए, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाइए, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन करवाइए, आप अगर लोकसभा इलेक्शन करवा रहे हैं तो ये भी करवाइए। तो लोगों में अगर हम ज्यादातर लोगों की बात करें तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस हो। अब इलेक्शंस कब होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है। लोकसभा के इलेक्शंस लगता है यही है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि अब लोकसभा के इलेक्शंस पर ही सारा फोकस है, सारी प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ रही हैं कि अब लोकसभा में ही जाना है, उसकी के लिए सारा कुछ हो रहा है। लेकिन लोकसभा के बाद 24 में हो सकता है कि सारे जो इलेक्शन पेंडिंग है, असेंबली इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, फिर डीडीसी और बीडीसी के जो 3 टायर इलेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे होने हैं। तो उनकी भी जो सिस्टम है वो अगले साल ही होगा। तो कुल मिला के 24 में जो लोकसभा इलेक्शन है उस पर सबसे ज्यादा फोकस है, पहले उस पर फोकस है, उसके बाद सारी चीजें जो सारे इलेक्शंस हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, क्योंकि उनकी जो हम ये कहते हैं अप्रोच, किनके पास वो जाएं, मसले और मसाइल मोहल्ले के थोड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं, तो किसके पास जाएंगे। अगर एमएलए नहीं है, उनके पास कॉर्पोरेटर तो था, लेकिन अब कॉर्पोरेटर भी नहीं रहेगा, मेयर भी नहीं रहेगा, तो उनको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है। अगर हमारे छोटे मसाइल जो इलाके के मसाइल, मोहल्ले के मसाइल हैं, उनकी जो सोल्यूशन है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे, अगर वो डिफंक्ट हो जाएंगे तो वो कहाँ होंगे, तो उनके मसले और मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। तो लोगों की भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी सारे जो इलेक्शन वो होने चाहिए। जी सना। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो लोगों का झुकाव यह है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। वही विपक्षी दलों का झुकाव यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हो जाए, या बीजेपी ये चाहती है कि वो विपक्षी दलों को कोई भी ऐसा मौका ना दे जो उनके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहा यह जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछती हुई दिखाई दे, ना सिर्फ बिसात बिछती हुई बल्कि नश्तर अब चलने शुरू हो चुके हैं। कोई भी सियासी दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती आरोप और पलटवार या आरोप या प्रत्यारोप का। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, दूसरे मुद्दे के साथ जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दूसरा मुद्दा महासंग्राम में ये कि हिमाचल में कोविड वॉरियर्स के मामले को लेकर लगातार पलटवार और वार का सिलसिला जारी है। विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में कोविड वॉरियर्स के मामले में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में कहा था कि सरकार उन आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मामले में कानूनी राय मांग रही है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती किया गया था। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने के सीएम के हालिया फैसले पर नाखुशी जताई है और बीजेपी ने इसे लीपापोती का एक प्रयास करार दिया है। उधर माना यह भी जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की ओर से भारी आलोचना का सामना करने के बाद कानूनी राय मांगने का फैसला लिया है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 30 सितंबर को ये आउटसोर्स कर्मियों की खत्म हुई थी सेवा। इनकी तादाद 1800 से ज्यादा है, जो कि कोरोना वक्त में, कोरोना के दौर में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, उस वक्त इन्होंने मरीजों का साथ दिया था और अब उन्हें घर का रास्ता, बाहर का रास्ता सुक्खू सरकार ने दिखाया है। लिहाजा विपक्ष हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी राय मांगने की बात हुई है, फैसला लेने की बात की गई है कोविड वॉरियर्स के हवाले से सुक्खू सरकार की तरफ से, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसे एक लीपापोती के तौर पर देखा है। और हमने कोशिश की कि वो नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिए गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेबीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। 6 महीने से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इतना भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं है सरकार में, ये बड़ा चिंता का विषय है। और फिर हमने उनको यही कहा था कि इनको कंटिन्यू होना देना चाहिए और उनको टर्मिनेट कर दिया। 30 तारीख को धरने पर बैठे थे, सचिवालय में मिले, सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे और उसके बाद चौड़ा मैदान में धरने में कई दिनों से बैठे थे। अब उनको
घर जाने के लिए विवश कर दिया। मेरा इस बात को लेकर के सहानुभूति नाम की कोई जगह ही इनके मन में नहीं है। और दूसरी बात, मानवीय दृष्टिकोण भी सरकार ने खो दिया है, भूल दिया है। ऐसे में ऐसे लोगों की जो है वो बद्दुआएं लगेंगी, मैं कह सकता हूं सरकार को। सरकार को बद्दुआएं लगेंगी, ये अल्फाज आपने सुना, ये कम कोई छोटे मोटे अल्फाज नहीं, बहुत बड़े अल्फाज हैं। किसी को बद्दुआ देने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आए। जो आपसे कुछ देर पहले आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, रणवीर सिंह हमारे साथ संवाददाता शिमला से जुड़े। कहीं ना कहीं एक कोविड मुलाजमीन का मुद्दा, कर्मचारियों का मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। अब बेरोजगारी से लेकर बद्दुआ देने तक का ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं रणवीर की बद्दुआएं सरकार को लगेंगी अगर इतने सारे लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। सलाह देखिए, जो सियासतदान होते हैं वो हर बात को जो है सियासी तौर पर देखते हैं और जो बात उनकी तरफ से कही जाती है वो भी सियासी होती है। अब इस पूरे मामले में सवाल अगर नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं तो सवाल उन पर भी उठते हैं कि अगर अभी वो ये हवाला दे रहे हैं कि इनके बारे में जो है सोचा जाना चाहिए, राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण नहीं दिखाया। कोविड तो आपकी सरकार के समय में था, आपके सरकार के समय से ही इनका कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था। इस सरकार ने 3 महीने तक उस कॉन्ट्रैक्ट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था जी। तो आप क्यों ये व्यवस्था करके नहीं गए? जब आपने इन्हें नियुक्ति दी थी, प्रथम नियोक्ता आप थे, तो आप उनके लिए व्यवस्था करके जाते। आपने भी अस्थायी व्यवस्था की थी। और मुख्यमंत्री तो अब ये कह रहे हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हवाला दे रहे हैं कि किसी नीति के तहत ये लगे नहीं है। इनके लिए कोई नीति नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं था कि जिनके तहत इनकी नियुक्ति हुई है। तो वो कानूनी राय राज्य सरकार लेगी, ओपिनियन, लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बाद सरकार देखेगी। हालांकि अभी भी बात तो ये कही जा रही है राज्य सरकार की तरफ से कि राज्य सरकार देखेगी कि किस तरह से इन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन 30 सितंबर तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो गया है। अब वो जो है स्वास्थ्य संस्थानों से बाहर हो गए हैं। अब ऐसे में क्या ओपिनियन राज्य सरकार लेगी ये तो देखने वाली बात होगी। सरकार जो है कह तो रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा आउटसोर्स आधार पर जिनकी भर्तियां होती हैं, तो जो R&P रूल होते हैं उनके तहत इनकी भर्तियां नहीं होती। कंपनी या ठेकेदार के माध्यम से इनकी भर्ती होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी इनका उस कंपनी या ठेकेदार के साथ साइन होता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर देखें मानवीय दृष्टिकोण की, अगर हम इस बात को देखें तो मानवीय दृष्टिकोण तो उस वक्त भी नहीं देखा गया जब भर्ती करवाई गई, ऐसे समय में जब। लेकिन दिलचस्प बात यह है रणवीर, जिस तरफ आप इशारा करते हुए तमाम तफसीलात दे रहे हैं कि उस वक्त भी इस चीज को नहीं देखा गया था। भाजपा सरकार ने इन्हें नियुक्त किया था और अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुक्खू सरकार की तरफ से इस बात को कभी जबान पर नहीं लाया गया क्या कि ये तो भाजपा सरकार की देन है, इनको नीति बना के जाना चाहिए, कानूनी राय मांगने की हालांकि सरकार बात कह रही। देखिए, सियासत का जिक्र मैंने पहले किया। सवाल इस सरकार पर भी इस तरह से उठते हैं कि अगर आप संवेदनशील होते, संवेदनशीलता आप दिखा रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण अगर आप उसको ध्यान में रखकर आप फैसला ले रहे हैं, तो आपने तो IAS जो सेवानिवृत्त हो गए थे उन्हें, बहुत सारे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं उनको तो आपने सेवा विस्तार दे दिया और वो लाखों की मोटी सैलरी लेते हैं। इनकी तो सैलरी भी उतनी नहीं है। तो एक तरफ ये भी है और बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो पूर्व में नौकरशाह रहे हैं या किसी दल के नेता को कहीं पर एडजस्ट किया जाता है, कोई कमीशन बना है, तो वहां पर भी तो नियम कायदे होने चाहिए। वहां तो एक तरफ आप सेवा विस्तार उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने अपनी जो है सेवा पूरी कर ली है, और यहाँ तो वो लोग हैं। आजकल रोजगार की जहां तक बात है तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है और वर्तमान में आप जो है सत्ता में रोजगार देने का वायदा करके आए हैं, तो थोड़ा शायद उन्हें ये देखना चाहिए था या कुछ समय की मोहलत उन्हें दे दी जाती। तो बहुत सारे पहलू इसमें आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ये
देखेगी कि राहत किस तरह से दी जानी है। दूसरी तरफ कानून का भी हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी भर्ती में गलती की, उन्हें जेल जाना पड़ा, 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी, तो वो भी राज्य सरकार ये देखना चाहती है कि किसी तरह की कोई अड़चन इसमें ना आए। और जो रोजगार का वायदा, तीसरी बात ये भी है, यहाँ पर ये जोड़ देना जरूरी है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धनीराम शांडिल, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इन तमाम, पिछले दिनों की ही बात है, उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि इन तमाम जो कोविड वॉरियर्स हैं या कोरोना कर्मचारी, कोविड दौर के कर्मचारी हैं, जिनका मसला, जिनका मुद्दा इस वक्त उठ रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो इन तमाम बातों की कड़ी को अगर एक से दूसरे से जोड़ें तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब इन्हें रोजगार से फिर से अटैच किया जाएगा। इस हवाले से कुछ इशारे सरकार की तरफ से मिलते हैं क्या रणवीर? मतलब कब तक मोहलत कानूनी राय मांगने को लेकर कही गई है? कुछ इस हवाले से कुछ डेडलाइन, तारीख मुकर्रर की गई? मुख्यमंत्री की तरफ से केवल आश्वासन ये दिया गया है, कानूनी पक्ष पर विचार करने की बात कही गई है। उनकी तरफ से केवल ये कहा गया कि राज्य सरकार जो है विचार करेगी कि किस तरह से इनको राहत दी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसी डेडलाइन या कोई ऐसी बात पुख्ता तौर पर सरकार की तरफ से नहीं कही गई है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि उन्हें जो है वापस नौकरी पर रखा जाएगा। देखिए, इसमें जो आउटसोर्स के तहत या ठेके पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें भी निकल कर आती है कि राजनीतिक आधार पर वो फैसले लिए जाते हैं। और जो दूसरा, सीधे तौर पर अगर हम सरकारों की कार्यप्रणाली की बात करें अब तक, तो सस्ती लेबर जो है उसका जो इंतजाम किया जाता है कि पैसे ज्यादा खर्च ना करना पड़े और व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये तो स्वास्थ्य विभाग का मसला है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही तो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अब ये इंतजार करना होगा या फिर ये हम कहें कि ये उस राजनीति की भेंट चढ़ गए, क्योंकि ये उस सरकार, पिछली सरकार के समय में इनकी भर्ती हुई थी तो उस सरकार के चाहते थे। अब जो नई सरकार बदली है वो अपने तरीके से फैसला लेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुलाजमीन के साथ अक्सर ये होता है, जब सरकार बदलती है, सरकारें बदलती हैं तो उनकी नीतियां बदल जाती है। जब नीतियां बदलती हैं तो असर जो है मुलाजमीन पर, कर्मचारियों पर होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी भेंट ये तमाम कर्मचारी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर, और तफसील के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के महासंग्राम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।